हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और ये वीडियो विशेष रूप से मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एस्पायरेंट्स के लिए बनाया है। नीट और पीजीटी बायोलॉजी एस्पायरेंट के लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमी वाले भाग से पहला टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन की परिभाषा। विशेष रूप से ये जो वीडियो है वो मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके और भी कोई फ्रेंड्स वगैरह हो जो हिंदी माध्यम में बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाऊंगा, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्गीकी से क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्गीकी से हमारा तात्पर्य है कि जीवों को पहचान कर, उनको नाम देकर, उनको विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में बांटना। तो उनको ग्रुप्स में बांटने की ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ऐसे ही हम वर्गीकी कहेंगे या टेक्सोनॉमी कहेंगे। टेक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम एपीडी कंडोली था। बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे, इसे आप पॉइंट बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएससी 2015-16 जो कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी का एग्जामिनेशन था उसमें पूछा गया था कि टेक्सोनॉमी शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स एपीडी कंडोली। आगे स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं जीवन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अब जीवन की परिभाषा में हम कौन कौन से लक्षण देखने वाले हैं जो कि जीवन को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले जीवन को परिभाषित करने वाला प्रमुख लक्षण है वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहेंगे। दूसरा हमारा कैरेक्टर आ जाएगा, लक्षण आ जाएगा जनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तीसरा उपापचय मेटाबॉलिज्म आ जाएगा। चौथा कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। और पांचवा आपका हो जाएगा चेतना या कॉन्शियसनेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, वृद्धि और जनन ये जो दो आपके लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षणों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये लक्षण निर्जीव द्वारा भी दिखाए जाएंगे, जिसमें वृद्धि जो है वो निर्जीव द्वारा दिखाई जाती है और जनन में हम देखते हैं कि कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते हैं। तो इसलिए इन्हें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या विशिष्ट लक्षणों में हम नहीं मानते हैं। बाकी उपापचय, मेटाबॉलिज्म को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे सजीवों की, या सजीवों के विशिष्ट लक्षण मानेंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद करेंगे कि कौन से लक्षण तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आएंगे और कौन से लक्षण जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है ऐसे लक्षण जो यूनिवर्सली सभी सजीवों में पाए जाते हो, कोई निर्जीव से शो नहीं करता हो, कोई निर्जीव से दर्शाता नहीं हो, उसे ही हम डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलेंगे। तो वह लक्षण जिसका कोई अपवाद नहीं हो, यहाँ पे आप देखिए, वह लक्षण जिसका कोई अपवाद नहीं हो उसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टर के नाम से पुकारेंगे या जानेंगे। आगे हम वृद्धि शुरू करते हैं। वृद्धि से हमारा तात्पर्य है सजीवों के शरीर में होने वाली द्रव्यमान और आकार में बढ़ोतरी। हम सभी जानते हैं कि जो सजीव है वो अपने भार में भी बढ़ते हैं, अपने द्रव्यमान में भी बढ़ते हैं और उनका आकार भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से भार और संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ये वृद्धि के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है या द्वियुग्मी लक्षण है। तो आपसे वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षणों को भी पूछा जा सकता है। तो आप वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण याद रखेंगे, भार तथा संख्या में वृद्धि। आगे वृद्धि के प्रकारों की हम बात करें तो वृद्धि को मुख्य रूप से हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार आपका हो जाएगा आंतरिक और दूसरा प्रकार हो जाएगा बाह्य। आंतरिक वृद्धि को हम इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ के नाम से भी जानेंगे और बाह्य वृद्धि को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ के नाम से भी जानेंगे। अब दोनों में क्या फ़र्क है डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, जीवित जीवों के शरीर में जो वृद्धि होती है वो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की वजह से होती है और ये वृद्धि अंदर से होती है क्योंकि सेल के अंदर जीव द्रव्य होता है। आपको पता ही है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो न्यूक्लियस है और उसका जो साइटोप्लाज्म है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम
प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य की वजह से ही इंटरनल ग्रोथ पाई जाएगी। तो जीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद करेंगे। और बाह्य वृद्धि की हम बात करें तो मुख्य रूप से जो पिंड या काय है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाहर सतह पर पदार्थों का जो जमाव हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले, उसके ऊपर रेत के जमने की वजह से ये और भी बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम बाह्य वृद्धि बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। तो दोनों में आप फर्क याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आंतरिक वृद्धि तो जीवित जीवों के शरीर के अंदर से होने वाली वृद्धि है, जबकि बाह्य वृद्धि किसी भी ऑब्जेक्ट के सतह पर पदार्थों के जमाव की वजह से होगी। अब हम पादपों में और जंतुओं में वृद्धि में क्या फ़र्क है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो प्लांट्स है या पादप है, उनमें वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती रहती है, जीवन भर होती रहती है, और ये अनिर्धारित प्रकार की असीमित वृद्धि होती है। जबकि जंतुओं में एक निश्चित एज तक, आयु तक ही वृद्धि पाई जाती है, और जो कि निर्धारित होती है और सीमित वृद्धि होती है। फिर भी यदि हम यहाँ पे जंतुओं में देखें डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ विशिष्ट ऊतकों में कोशिका विभाजन होता रहता है, लगातार जीवन पर्यंत होता रहेगा, क्योंकि कुछ सेल्स जो है वहाँ से विलुप्त हो जाती है। तो इन विलुप्त सेल्स के स्थान पर नई सेल्स स्थान ले सके, इसलिए यहाँ पर कोशिका विभाजन जो है वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन जंतुओं में वृद्धि की यदि हम बात करें तो वह एक निश्चित आयु तक ही पाई जाएगी। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे समझिए और पॉइंट्स बनाइए। आगे हम बात करते हैं कि अधिकांश उच्च पादपों और जंतुओं में, हम हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, इनमें वृद्धि और जनन जो है वो पृथक पृथक घटनाएं हैं, क्योंकि हमें हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में ग्रोथ भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है और जनन भी एक अलग से दिखाई देता है। लेकिन निम्न पादपों और जंतुओं की यदि हम बात करें, मुख्य रूप से एक कोश के जंतुओं की यदि हम बात करें, तो उनमें वृद्धि होना और जनन होना एक ही चीज़ है। इन दोनों को हम वहाँ पर सिनोनिमस या पर्याय घटनाएं मान सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि और जनन किन जीवों में सिनोनिमस है या पर्याय घटनाएं हैं, तो आप आंसर लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या एक कोशिकीय जीवों में। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन जो है वो पृथक पृथक विशिष्ट घटनाएं होती है। आगे हम जीवन का दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, जनन। और जनन से हमारा तात्पर्य है नई संतति को उत्पन्न करना। निर्जीव पदार्थों में या निर्जीवों में जनन नहीं पाया जाता है, और कई ऐसे जीव भी हैं जो जनन नहीं करते हैं। उनके एग्जाम्पल आप याद करेंगे, जैसे कि खच्चर की हम बात कर लेते हैं, बंदे कामगार मधुमक्खी की हम बात कर लेते हैं, और अनुर्वर मानव युगल की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जो जनन नहीं कर सकते हैं। अतः जनन को भी हम जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मानेंगे या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है जिनमें जनन नहीं पाया जाता है। विशेष रूप से जनन दो प्रकार का होता है, एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो अलैंगिक जनन से हमारा तात्पर्य है युग्मकों के संलयन के बिना, निषेचन के बिना और अर्धसूत्री विभाजन के बिना जो जनन होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। यहाँ पर युग्मकों का संलयन नहीं पाया जाएगा, यानी युग्मक आपस में मिलेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं पाया जाता, मियोसिस भी नहीं पाया जाता है। इसके कई तरीके हैं। अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा जनन, जो कि मुख्य रूप से कवकों में और शैवालों में दिखाई देता है। मुकुलन के द्वारा जनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुकुलन के द्वारा जनन यीस्ट में और हाइड्रा में मिलता है। हाइड्रा में बडिंग मिलती है और यीस्ट में भी बडिंग मिलती है। विखंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो जनन होता है वो मुख्य रूप से तंतुवत शैवाल स्पायरोगारा में मिलता है। मॉस जो ब्रायोफाइट है उसके प्रोटोनिमा में दिखाई देगा और फंजाई में दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारे एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद करेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर रीजनरेशन की बात करते हैं, तो ट्रू रीजनरेशन जो है वो प्लेनेरिया में मिलता है, और इसके दो प्रकार यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक तो अंगांतरण प्रकार का। अंगांतरण प्रकार से हमारा मतलब है जब विखंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर ले तथा नया जीव बन जाता है। यानी कोई जीव विखंडित हो चुका है और उसका कोई अंग लुप्त हो चुका है, वो अंग वापस बन जाएगा और अंग के साथ ही वापस पूरा जीव भी डेवलप हो जाता है। तो उसे हम अंगांतरण प्रकार का पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को आप कितने भी भागों में काट दीजिए, हर भाग जो है वो बढ़कर नया प्लेनेरिया बन जाता है। पुनर्जनन एक दूसरे प्रकार का भी होता है जिसे हम अभिरूपांतरण प्रकार का कहते हैं। इसमें केवल शरीर का लुप्त भाग ही वापस बन जाता है। जो खोया हुआ भाग है, जो नष्ट हुआ भाग है,
जो नष्ट हुआ अंग है वो ही बनता है, पूरा जीव नहीं बनता है। और इस प्रकार का जो अंगांतरण है, इस प्रकार का अभिरूपांतरण जो है, सॉरी, अंगांतरण हमने ऊपर पढ़ा था, इस प्रकार का अभिरूपांतरण जो है वो स्टारफिश और छिपकली में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप इन दोनों को अच्छे से एग्जाम्पल सहित याद करेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे हम तीसरा गुण लेते हैं सजीवों का, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। और आप सभी जानते हैं कि सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म की संज्ञा देते हैं। मेटाबॉलिज्म में मुख्य रूप से हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को इंक्लूड करेंगे। एनाबॉलिज्म से हमारा मतलब है उपचय और कैटाबॉलिज्म से हमारा मतलब है अपचय। उपचय से हमारा तात्पर्य शरीर में होने वाली संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, जिसमें छोटे अणुओं के द्वारा बड़े अणुओं का निर्माण होगा। और कैटाबॉलिज्म या अपचय से हमारा मतलब है विध्वंसात्मक अभिक्रियाएं, जिसमें बड़े अणु टूटकर छोटे अणु बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर आपका मेटाबॉलिज्म बनेगा। उपचय और अपचय से मिलकर आपका उपापचय बनता है। यदि हम सभी जीवित जीवों की बात करें तो सभी जीवित जीवों में उपापचय पाया जाता है, कोई भी निर्जीव उपापचय नहीं दर्शाता है। अतः उपापचय को भी हम जीवित जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। अपने शरीर में होने वाली अधिकांश उपापचय क्रियाओं को हम जानते हैं, अतः इनमें से अधिकांश क्रियाओं का प्रदर्शन हम प्रयोगशाला में या कोशिका मुक्त माध्यम में भी कर सकते हैं। यानी जीवित शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को हम प्रयोगशाला के अंदर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जीवित जीव के शरीर में जब आप इन अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तब इन्हें हम इन विवो स्टडी के रूप से निरूपित करेंगे, और जब परख नली या प्रयोगशाला के अंदर हम इनकी स्टडी कर रहे हैं तो इन्हें इन विट्रो के रूप से हम निरूपित करेंगे। तो बिल्कुल आप इन विट्रो और इन विवो शब्दों को भी याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्रयोगशाला में या इन विट्रो स्टडी जब आप कर रहे हैं इन अभिक्रियाओं की, तो ये अभिक्रियाएं जो है लिविंग रिएक्शंस कही जाएगी। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जीवित अभिक्रियाएं कही जा सकती है, ठीक है। और पृथकीकृत ये उपापचय अभिक्रियाएं जो है न तो सजीव होती है और न ही निर्जीव होती है, केवल लिविंग रिएक्शंस आप इन्हें कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं उपापचय शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कुछ जैविक क्रियाओं के योग को हम उपापचय नहीं कहेंगे, समस्त रासायनिक क्रियाओं के योग को ही हम उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहेंगे। जितने भी पादप, जंतु, कवक और जीवाणु है उन सभी में उपापचय पाया जाता है। चौथा हमारा जो कैरेक्टर है सजीवों का, वो कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और आप सभी जानते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है जीवन की। तो जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका होती है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से ही बने हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। एक कोशिका से बने हुए जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप और भी याद कर सकते हैं, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। कवक, पादप और जंतु और ह्यूमन बींग, मानव भी इसी में सम्मिलित होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, अतः यह भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। और कोशिकीय संगठन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि कोशिका सभी सजीवों का लक्षण है। किसी निर्जीव के द्वारा सेल नहीं दिखाई जाती है, या कोई निर्जीव सेल से नहीं बना है। आगे हम बात करते हैं, हमारी पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चेतना या कॉन्शियसनेस। और इससे हमारा तात्पर्य है बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का गुण। यानी हम जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये भी केवल जीवित जीवों का ही लक्षण है, इसे भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। चेतना सभी जीवित जीवों का सुस्पष्ट परंतु सर्वाधिक पेचीदा अभिलक्षण है। तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, नीट एग्जामिनेशन में भी, फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि जीवों का सुस्पष्ट और पेचीदा लक्षण कौन सा है, तो वो है कॉन्शियसनेस या चेतना। सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों के प्रति चेतना दर्शाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है पादपों का विशिष्ट मौसम में पुष्पन करना। जो प्लांट्स होते हैं वो विशिष्ट मौसम में पुष्प पैदा करते हैं। कुछ जंतुओं का विशिष्ट मौसम में ही प्रजनन होता है। सभी जीवों के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करने वाले रासायनिक पदार्थों को ग्रहण कर धारण करना। तो ये सारे एग्जाम्पल चेतना के हैं।
तो आप याद करेंगे स्टूडेंट्स। मानव के संदर्भ में एक अति उच्च स्तर की चेतना भी दिखाई देती है, जिसे हम स्वचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस कहेंगे। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस मानव में पाए जाने वाले उच्च विकसित तंत्रिका तंत्र और कम्युनिकेशन या संवाद दक्षता की ताकत की वजह से होती है। मानव बाह्य संभावित परिवर्तनों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है, यानी हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि हम पूर्वानुमान कर सकते हैं कि बाह्य संभावित परिवर्तन क्या हो सकते हैं, और उसके अनुसार ही हम योजना बना सकते हैं। यही हमारी स्वचेतना है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में यह नहीं देखी जा सकती। यदि हम कोमा रोगी की बात करें, जिसके हृदय और फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई हुई है, वो मशीनों पर जीवित है, में भी चेतना होती है, यानी उसको जीवित माना जाएगा, लेकिन उसमें स्वचेतना नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर के विभिन्न अंगों में परस्पर समन्वय समाप्त हो चुका है। तो बिल्कुल आप इसे भी अच्छे से याद करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सभी जैविक घटनाएं जीव में उपस्थित समक कोशिकाओं उत्को अंगों के मध्य पारस्परिक अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होती है। यानी हमारे शरीर में जितने भी अंग है, कोशिकाएं हैं और उत्तक है, उनके बीच में अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं होती है, उन्हीं से सारी जैविक घटनाएं होगी। जीवित जीव स्व प्रतिकृति कर सकता है, विकासशील होता है और स्वनियमनकारी तंत्र रखता है। अनुकूलनता व समस्थापन भी जीवन के अति महत्वपूर्ण लक्षण है। अनुकूलनता जो जीव का विशिष्ट लक्षण है, जिसमें एक जीव अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होगा, और समस्थापन से हमारा मतलब है इंटरनल बैलेंसिंग। हर एक जीव के शरीर के अंदर आंतरिक समस्थापन या बैलेंसिंग पाई जाती है, होम्योस्टेसिस हम इसे बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ लाइफ के लिए याद करनी है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।